नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता आकाश सिंह राजपूत से। आकाश सिंह राजपूत का जन्म सागर में हुआ और एमबीए की पढ़ाई की। आकाश के पिता गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आकाश सिंह राजपूत के दिल में स्कूल के समय से ही एक्टर बनने का सपना था और अपने सपने को परवान चढ़ाने के लिए रंगमंच ज्वाइन किया। कई सालों तक रंगमंच में अभिनय के गुर सीखे, फिर टीवी सीरियल कर्मफल दाता शनि से कैमरा एक्टिंग की शुरुआत की। इसके बाद आकाश ने धारावाहिक पोरस में अहम किरदार निभाया, फिर वेब सीरीज मिर्जापुर में भी अभिनय किया तो लोकप्रिय वेब सीरीज आश्रम के हर पार्ट में अहम किरदार निभाया है। तो अक्षय कुमार के साथ फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में भी एक्टिंग की है। इसमें आकाश ने रिपोर्टर का किरदार निभाया है। एक्टिंग के अलावा आकाश सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। आकाश ने विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया है, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी दर्ज किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में, लेकिन इससे पहले एक झलक देखते हैं इनकी एक्टिंग की। अब फतेह दूर नहीं अलेक्जेंडर, पोरस को तो एहसास भी नहीं होगा कि उसके अपने धसी हुई इस पुल को बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। इस पुल के बनते ही हम उस पर हमला कर देंगे और वहां वो पोरस इस हमले के लिए तैयार भी नहीं होगा। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए आकाश सिंह राजपूत। आकाश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ का, और हमारे भागीरथ जी हमारे साथ हैं। ये मेरा फर्स्ट लाइव इंटरव्यू स्वदेश न्यूज़ के साथ है, तो सभी दर्शकों को जो स्वदेश न्यूज़ देख रहे हैं उनके लिए मैं नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं इस चैनल में। आकाश जी, अभी हमारे दर्शकों ने आपकी अदाकारी देखी है, बहुत ही ज़बरदस्त, और कई लोगों ने आपकी वेब सीरीज़ भी देखी है, लेकिन हर किसी के मन में एक जहन में ख्याल रहता है कि जिनको वो टीवी में देख रहे हैं, जिनको फिल्मों में देख रहे हैं, उनकी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप भी मुझे लगता है परेशान हो गए होंगे, क्योंकि आप जहाँ भी इंटरव्यू में जाते होंगे ये सवाल ज़रूर आपसे करते होंगे लोग वहाँ पर। लेकिन हम भी ये करना चाहेंगे, क्योंकि जो दर्शक है वो ज़रूर जानना चाहते हैं आपकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आप एक राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कैसे आपकी एक्टिंग की सफ़र की शुरुआत हुई, ये जानना चाहेंगे हम आपसे। जी, सफ़र की शुरुआत तो बचपन से हो गई थी। शुरुआत मेरे बचपन से, जब मैं स्कूल में था तो बहुत इंटरेस्ट था मुझे ड्रामेटिक्स में। आई यूज्ड टू गो एंड डू प्लेज। तो आई ऑलवेज थॉट कि यहाँ पर नाटक के रूप में, क्योंकि एक्टर्स को देखता था बड़े पर्दे पे, तो बहुत आनंद आता था, उनके डायलॉग्स याद कर लेता था, और डायलॉग्स प्रैक्टिस करते करते पता नहीं चला कि वो अदाकारी मेरे अंदर कब समा गई और मोहित हो गई। तो स्कूल के बाद से मेरा प्रयास था कि मैं मुंबई जाऊं, वहाँ पे एक्टिंग में अपना जोर आजमाऊं, क्योंकि मेरे पिताजी का मानना था कि शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है एक आदमी के लिए, कामयाबी के लिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ मेन मोड ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट। अगर एजुकेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आदमी बाद में लैक कर जाता है। बिल्कुल, क्योंकि कलाकारी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है करने के लिए। इट्स लाइक नेवर कंफर्म दैट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे पर्टिकुलर कोर्स नहीं होता है इसके लिए, तो एक लक होता है जी। तो मुझे लगा कि अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। पढ़ाई करने के बाद जब मैंने समय मांगा, अपने पिताजी से कुछ समय मांगा था मैंने कि मुझे मुंबई जाना है, उस समय के दौरान मैंने स्ट्रगल किया और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। जी। अच्छा, पढ़ाई आपने एमबीए की आपने, उसके बाद जब आप मुंबई गए तो वहाँ की शुरुआत कैसी हुई? जो आप मुंबई सोचकर गए थे, स्ट्रगल जो लाइफ अक्सर हमने सुनी है कलाकारों की हमने, क्या वैसे कुछ स्ट्रगल लाइफ आपकी भी रही है, या फिर चीज़ें आसानी से आपको जो पहला ब्रेक था वो आपको मिल गया? और जो पहला ब्रेक था वो कौन सा था, कैसा मिला आपको? जी, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। क्या बात है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, कहती है भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बहुत खूब। इसका मतलब ये है कि संघर्ष हर जगह है, चाहे वो राजनीति हो या अभिनेता के रूप में हो, क्योंकि अभिनेता एक बहुत डिफरेंट माध्यम है राजनीति से, जहाँ पे सोर्स और जुगाड़ नहीं लगते हैं। ये मेरे लिए एक डिफरेंट पूरी लाइन थी। एक पटरी अलग चल रही है, एक पटरी ये अलग है जो दिशा मैंने चुनी थी। और इसमें संघर्ष, काफ़ी संघर्ष रहा। मैंने लोकल बसेस में ट्रैवल किया है, लोकल
ट्रेन्स में ट्रैवल किया है, नुक्कड़ों पे चाय पी है, लोगों से कलाकारी देखी है, समझी है, सीखी है, हर एक का एक्सपीरियंस लिया है। और बतौर जूनियर आर्टिस्ट मैंने तलवार भी चलाई है। अच्छा। और वहाँ से एक डायरेक्टर को मैं पसंद आ गया था, तो उन्होंने बोला कि उस लड़के को बुला के लाओ। हाँ। वो लड़का बहुत अच्छे से तलवार चला रहा है। जी। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी बतौर जूनियर आर्टिस्ट कर्मफल दाता शनि में, जिसमें पहला टेक मैंने दिया था। उसके बाद वहाँ से छोटे छोटे 1 डे 2 डे रोल्स करते करते मैंने अपना पहला कदम कर्मफल दाता शनि में राजा मनु के रूप में, धरती का पहला प्राणी के रूप में मैंने जन्म लिया था। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर आपकी शुरुआत हुई, उसके बाद फिर जो आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल था जिसकी तलाश में आप मुंबई गए थे, और जो एक कलाकार का सपना होता है कि मुझे एक अहम किरदार मिले, वो उस अहम किरदार का जो एक मुकाम था वो कैसे आपको हासिल हुआ और कैसे उसके लिए क्या कुछ आपको करना पड़ा? और मैं स्ट्रगल लाइफ भी मैं शुरुआत में, जैसे आपने कहा कि मुंबई के आपके ट्रेनों में भी सफ़र किया है, और मुंबई की ट्रेनों का अक्सर मैंने देखा है वहाँ पर चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल होता है। तो शुरुआत में जब आप पहली बार आप मुंबई के लोकल ट्रेन में आप चढ़े थे, तो आसानी से आप चढ़ पाए थे, आसानी से उतर पाए थे आप? जी भागीरथ जी, बहुत अनुभवी लग रहे हैं आप मुंबई की ट्रेनों से। और बहुत अच्छी घटना मुझे याद आ रही है कि जब मैं अपने पिताजी से समय लेके गया था, तो कुछ 6 महीने का वक्त उन्होंने मुझे दिया था कि आप अपना प्रयास करिए, क्योंकि एक पैशन था, उसे फॉलो करना चाहता था। तो करना ये था कि समय कम था और लक्ष्य बहुत बड़ा था जी। क्योंकि वहाँ पे मेरे मित्र जो हैं, वो पुराने मित्र जो मेरे साथ पढ़े हुए थे, वो 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे थे और उनको कुछ भी काम नहीं मिला था। तो उनके एक्सपीरियंस से मैंने ये सीख लिया था कि क्या नहीं करना है। तो दिशा में एक चीज होती है, किसी के फेलियर से आप सक्सेस का रास्ता भी पा सकते हैं। बिल्कुल। तो ट्रेन्स में जब मैं वहाँ उतरा था, दादर स्टेशन था जी। और स्टेशन पे उतरते ही मुझे लगा कि हम ही हैं और कौन है। तो जब वहां पहुंचे तो दादर स्टेशन में इतनी भीड़ थी कि मैं एक पर्ची लेके उतरा था जिस एड्रेस पे मुझे पहुंचना था। तो वहां पे कोई रुकने को तैयार नहीं था। तो एक दादा भी जा रहे थे, तो वो तेज तेज दौड़ रहे हैं, अपनी ट्रेन कैच कर रहे हैं। तो मैंने बोला दादा, उन्होंने कहा हटो। तो मैंने कहा यहाँ कोई रुकने को तैयार नहीं है जी। तो उस टाइम मैं उसी स्टेशन पे खड़ा हुआ घबरा गया था कि इतनी भीड़ में एक अपना मुकाम कैसे बना पाऊंगा। क्योंकि ट्रेनों में ऐसा है कि वहां चढ़ तो जाते हैं आप अपनी मर्जी से, धक्का देके लोग निकाल देंगे कोई भी स्टेशन में, क्योंकि बहुत पुश एंड पुल चलता है ट्रेनों में। तो मैंने ऐसे सुना भी है कि अगर आपको जिस स्टेशन में उतरना आप पहले से खड़े हो जाए, तो आप उतरना कहीं और चाहते हैं, उतार दिया आप कहीं और जाते हैं आप। जी, अगर आप अंदर खड़े रहते हैं और आप ट्रेन के स्टॉप पे बाहर नहीं खड़े रहेंगे तो आप बाहर नहीं पहुंच पाते जब तक ट्रेन चल जाती है। बिल्कुल। तो वहां पे भी काफी लोकल कैरेक्टर्स देखने मिलते थे जी। क्योंकि कलाकार की एक चीज होती है कि वो हर आदमी को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता है। बिल्कुल। अगर मैं आपको देख रहा हूँ, आपके बोलने का तरीका देख रहा हूँ, तो मुझे टॉयलेट एक प्रेम कथा का किस्सा याद आता है जिसमें मैंने रिपोर्टर का किरदार किया था। उस रिपोर्टर के किरदार के लिए भी मुझे 3-3 बार ऑडिशन देना पड़ा। अच्छा। और जब पहली बार मैं निर्देशक के सामने आया था, श्री सर नाम है उनका जी, तो उन्होंने जब फर्स्ट टेक लिया था मेरा, तो पहले तो उन्होंने देखा कि ये लड़का बहुत चमक रहा है। तो उन्होंने मुझे कपड़े वो पहनाए जिसमें मैं पत्रकार लगूं, बहुत मतलब एक शर्ट, प्लेन शर्ट, और जैसे पहनते हैं आप लोग, ड्रेसअप रहता है। आप तो एंकर हैं, आपका सूट बूट वाला है, मैं वो पत्रकार हूँ जो फील्ड रिपोर्टर। तो जब मैं वो आपका बैच पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं, आया वैसे। तो फर्स्ट टेक में ही मैंने बोला था अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार दिखाएंगे जय और केशव के सिग्नेचर, बने रहिए हमारे साथ इंडिया टीवी पर लाइव। वाह क्या बात तो है। जब ये दिया और उन्होंने बोला कट, वेरी गुड, आप रिपोर्टर हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं सर, मैं एक्टर हूँ। बोला एक पल के लिए लगा कि आप रिपोर्टर ही हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है उस टाइम का। तो अच्छा था, सबको अच्छा लगा। उसी तरह धीरे धीरे मेरे पहचान बढ़ती गई और स्वास्तिक एंटरटेनमेंट, स्वास्तिक प्रोडक्शन है जिसके साथ मैंने कर्मफल दाता शनि किया था,
उन्हीं ने मुझे पोरस के लिए बुलाया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस लड़के में वो बात है जी। और बहुत जुनूनी है, बहुत मेहनती है। ऐसा मैं अपने आप के लिए नहीं कह रहा नहीं, हूँ, वो बिल्कुल उनका सही कहा उन्होंने, क्योंकि अभी वीडियो हमने देखा है, दर्शक ने भी देखा है, और किस अंदाज में आपने उस पे आपने डायलॉग बोला और जो एक्सप्रेशन थे, वाकई इसमें कोई शक नहीं, जो उन्होंने कहा बिल्कुल सच कहा था। अच्छा, अभी हम हाल ही जो वेब सीरीज रिलीज हुई आश्रम थर्ड, हम उसकी जिक्र करते हैं, क्योंकि बहुत ही इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपका। आप सारे पार्ट में आपने इसमें एक्टिंग की है, चाहे फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड पार्ट हो, थर्ड पार्ट हो। पहले तो जानना चाहूंगा इस वेब सीरीज में जुड़ना कैसे हुआ आपका, उसके बाद जो थर्ड पार्ट जो भी रिलीज हो रही है अभी और बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसमें एक्सपीरियंस कैसा था? जी, आश्रम का नाम एक बदनाम आश्रम है। हम्म। एक बदनाम आश्रम की कहानी ये दर्शाती है कि किस तरीके से ऐसे कुछ बाबा होते हैं जो धर्म और आस्था का फायदा उठाकर जी। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। और निर्देशक इसके प्रकाश झा साहब हैं, क्योंकि मैं उन्हें अपना गॉडफादर मानता हूं। उन्होंने ऐसे पहले भी काफ़ी फिल्में प्रकाशित की हैं कि जो दर्शाती हैं हमारे रियल कैरेक्टर्स के बारे में, चाहे वो राजनीति देख लीजिए, अपहरण देख लीजिए, सत्याग्रह देख लीजिए, आरक्षण देख लीजिए, समाज के ऐसे सभी मुद्दों पे उन्होंने बहुत गहराई से रिसर्च करके फिल्में वो बनाते हैं जी। और उनके साथ काम करने का एक अनुभव तो ठीक है, सौभाग्य होता है कि आदमी को पर्दे पे 2 सेकंड भी प्रकाश सर के साथ मिल जाएं तो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और ईश्वर का आशीर्वाद है, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, ऐसा सौभाग्य मुझे मिला उनके साथ काम करने का। और इतने बड़े बड़े धुरंधर कलाकार उस वेब सीरीज में थे, चाहे वो बॉबी सर हैं, चंदन रॉय सोन्याल जी हैं जो भोपा बने हैं, चाहे वो दर्शन कुमार जी हों, वो कश्मीर फाइल में काम किया है, चाहे शेखर सुमन के लड़के अध्ययन सुमन जी हों, उन्होंने भी 10 फिल्मों का अनुभव है। ऐसे कई कलाकार उसमें हैं, उनके साथ अपना एक वजूद बनाना, ऐसे काम करना एक अपने आप में बेमिसाल चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, हमने सुना है प्रकाश झा जी बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं शूटिंग के समय कभी, क्योंकि हमने सुना है बहुत बार, कुछ लोग किस्से सुने हैं वो डांट भी देते हैं, तो कैसा था आपके साथ ट्यूनिंग इनका? कभी उन्होंने डांटा भी आपको? जी, डांट के ही उन्होंने मुझे कलाकार बना दिया, मैं कहता हूँ, क्योंकि हमारे टीवी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आप एक डेली सोप आर्टिस्ट बन जाते हैं और हर दिन आपको पता रहता है, जैसे आप एंकर हैं, आपको पता है कि व्हाट्स योर जॉब। ऐसे हम लोग का भी जब सीरियल करते हैं तो एवरी डे इज अ सेम रूटीन, यू हैव टू गो, आप जाओगे, आप अपनी लाइंस पढ़ोगे, परफॉर्म करोगे, आपको पता है। अब प्रकाश सर का ये है कि किरदार की तरह पेश हो, ना कि अपना खुद का इनपुट लगा के बतौर एक्टर हो। जैसे मैं जब पहली बार पहुंचा था, मुझे याद है, तो मुझे लगा, क्योंकि पर्दे के सामने था, मुझे लगा सर को मैं हीरो की तरह अपने आप को प्रस्तुत करूं। क्योंकि मैं थोड़ा सा पर्सनालिटी वाइज भी अच्छा था, सर ने देखा भी था मेरा, जब मैं नालसा उनके साथ 2021 में शूट किया था, तब उन्होंने मुझे भीड़ में से उन्होंने भी बुला लिया था कि वो लड़के को बुला के लाओ। वो मेरे बारे में तब जानते नहीं थे उस टाइम, शायद मेरे पिताजी विधायक भी नहीं थे। और मैं प्रोडक्शन देखने के लिए पहुंचा था, शूटिंग नेशनल लीगल अथॉरिटी सर्विसेज के लिए शूट था। तो उसके लिए भोपाल में उन्होंने बोला था कि लाइंस याद की हैं तुमने? मैंने कहा नहीं सर, मैं तो मुलाकात के लिए आया था किसी से। उन्होंने कहा याद कर लो आप। तो उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए आगे खड़ा किया, वो मेरा पहला समय था। तो उस टाइम मैं लाइंस, वो एक सॉन्ग था, तो उस सॉन्ग को गाने के लिए ये मैं बता रहा हूँ अपनी पुरानी बात, आश्रम से पुरानी, जब प्रकाश सर के साथ पहला इंट्रोडक्शन था, तो उन्होंने कहा आपको लाइन्स याद हो गई? मैंने कहा हाँ सर, मुझे याद हो गई। तो मैं सबसे आगे खड़ा हो गया और ऐसा गाना था कि हर आंगन में छम छम करता चांद सा रोशन चेहरा, ऐसा भारत है हमारा। क्या बात। तो मैं उसको गा नहीं रहा था, मैं ऐसे कर रहा था। अच्छा, आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला तू तो अभी से हीरो बन गया, गा ना बेटा गा। सबके सामने जब उन्होंने मुझे चिल्लाया, तो उसके बाद मुझे समझ आया कि हाउ सीरियस ही इज टुवर्ड्स हिज वर्क। देखिए, उन्होंने पकड़ भी लिया कि मैं गाना नहीं गा रहे, आप सिर्फ लिप सिंक कर रहे हैं। उनका कहना ये था, इतने
गौर से वो चीजें देखते हैं कि आपकी बिल्कुल। जब गाते हैं तो नसों दिखती हैं हाँ और आपके गले में एक अलग सा वाइब्रेंट मूवमेंट होता है। जी। आपका फेस जो है, आपके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। तो उनका मानना यह है कि आप एक्ट ना करके रियल में वैसा प्रस्तुत करें अपने बिल्कुल। आप को। और यही आश्रम में भी हुआ है कि मैं जब गया था तो भोपा बाजी के साथ था। तो भोपा बाजी मतलब जो चंदन भाई हैं, वो वन ऑफ द लीड्स हैं। उनके साथ मेरी एक वॉक थी, मैं इंट्रोडक्शन वॉक थी। जी। तो प्रकाश सर का ये बड़प्पन रहा कि उन्होंने मुझे मैनेजर के किरदार में ढालने के लिए वैसा बताया कि एक मैनेजर कैसे रूप में प्रस्तुत होता है जी। एक बाबा के सामने, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो कौन सा किरदार कर रहे हैं। जब मैं उनके सामने गया तो जैसे मैं पहले वो आइए भोपा जी, तो उन्होंने कहा आप ऐसे नहीं कह सकते कि आइए। फिर एक मैनेजर का किरदार क्योंकि बहुत लो प्रोफाइल होता है, आइए सर, बिल्कुल। ऐसे करते हुए तो एक थोड़ा सा लगना भी चाहिए कि बटर भी मार रहा है, थोड़ा किरदार इम्प्रेस भी करना जी। चाहता है, मैनेजर को अपना डील भी फिक्स करना है बिल्कुल। तिनका सिंह के साथ। तो ये मैनेज करना है, इसलिए उसका नाम वो मैनेजर है। मैनेजर है इसलिए। तो ऐसे धीरे धीरे अनुभव करते करते आज मुझे पता है कि, और प्रकाश सर को पता है जी। कि हम लोग कहाँ तक आ पहुंचे हैं। आज आश्रम पार्ट 3 में बिल्कुल। उन्होंने रोल भी बढ़ाया है, उन्होंने मुझे मौका दिया है अपना अनुभव और कलाकारी का। उसके लिए मैं तहे दिल से इस स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों का और प्रकाश सर का धन्यवाद कहता हूँ। जी। अच्छा, हम एक ये भी आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, आप एक राजनीतिक फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। आपके जो पिता है गोविंद सिंह राजपूत जी, वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तो जब आपने उनसे जिक्र किया कि मुझे इस एक्टिंग फील्ड में जाना है, तो उनका कैसा रिएक्शन था? और दूसरा ये कि अक्सर हमने देखा है कि जो अभिनेता होते हैं वो आगे चलकर राजनेता भी बनते हैं। आप तो पहले से इस फील्ड में, तो क्या कभी भविष्य में आप भी इस राजनीति की फील्ड में आएंगे आप? जी, भविष्य की राह आज कोई तय नहीं कर सकता। जी। आदमी जब भविष्य का सोचता है तो निराश होता है। निराशा का कारण हमारा अतीत होता है और हमारे भविष्य में वो स्वार्थ जुड़ा होता है जिसकी वजह से हम कर्म करते हैं। बिल्कुल। गीता में लिखा है, जो सबसे मेन चीज है जो कृष्ण जी ने कही है, लेकिन उसे फॉलो करना, उसे सुनने में तो बहुत आसान लगता है जी। लेकिन समझ अगर गहराई में हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि कर्म करता चल, फल की इच्छा मत कर। और यही माध्यम है जो मैं सोचता हूँ। मैं समाज सेवा करता हूँ। पिताजी, क्योंकि मेरे परिवार पूरा बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा हुआ है, समाज सेवक के रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि मैं करना चाहता हूँ, ये मेरे खून में है। मेरे पिताजी से मुझे ये मिला है, ये मुझे विरासत में मिला है। और अगर विरासत में समाज सेवा मिली हो तो राजनीति से अच्छा माध्यम समाज सेवा का हो नहीं सकता। और उसी माध्यम से मैं देखता आया हूँ, उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे अंदर भी वो भावनाएं जुड़ी हुई हैं लोगों की सेवा करने की। अब मुझे नहीं पता ये राजनीति में कब तब्दील हो जाएं, क्योंकि मेरा माध्यम बस ये है कि लोगों की जनसेवा करता रहूं, लोगों के दिलों पे जुड़ा रहूं, उनको मुस्कुराता हुआ देख सकूं और समस्या में, पीड़ा में, उनके दुख दर्द में उनके साथ रह सकूं। बाकी भविष्य का तो ईश्वर जानता है और बाकी स्वदेश न्यूज़ जानता है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे यूथ हैं जो आपको फॉलो करते हैं और आपको जिस तरह से आपकी जो एक्टिंग लाइफ है उसको भी देखते हैं और जो बाकी आपके सामाजिक कार्य उसको भी देखते हैं। आप यूथ को इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि आपने देखा यूथ में आजकल बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, तो जब आप उनके बीच में जाते हैं तो किस तरह की समस्या आप नोटिस करते हैं और कैसे उनको दूर करने के लिए और कैसे उनको आप इंस्पायर करने के लिए आप उनको प्रेरित करते हैं कि एक अच्छे रास्ते में जाना है, एक अच्छे मार्ग में जाना है? जी, आज के युवा जो हैं बहुत आजकल महत्वाकांक्षी हो गए हैं। उनको फल जो है, उसी की बात कर रहा हूँ, उनको पहले रिजल्ट देखना पड़ता है कि आप क्या होगा इससे करने से। क्योंकि कोई लक्ष्य को जब तय करते हैं तो आदमी उसके शॉर्टकट्स ढूंढता है। मेरा सभी दर्शकों से और हमारे मध्य प्रदेश के और सभी देश के युवाओं से निवेदन है कि आजकल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तरह तरह के स्किल एंड रूट प्रोग्राम्स आ गए हैं, जिसमें आप मैकेनिकल में भी जा सकते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन भी बन सकते हैं, आप अपनी फील्ड खुद चुन सकते हैं।
शिक्षा बहुत ज़रूरी है, एक माध्यम है आपको बेसिक और समाज से जोड़ने का। जिस तरीके से एक मैथ्स होती है, फिज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, कॉमर्स होती है, ये पढ़ाई पूरी करने के साथ-साथ आप अपनी रुचि क्या बनना चाहते हैं, उसकी दिशा और दशा भी आप ही निर्णय करें। क्योंकि क्या होता है अक्सर समाज के बातों में, क्योंकि जब मेरी शुरुआत थी भागीरथ जी, तो मुझे भी मेरे मित्रों ने बोला था कि आप कलाकार नहीं बन पाओगे। उस वक्त मैं 110 केजी का था जी। तो लोग मुझ पे हंसते थे, मेरे को नीचा गिराने की कोशिश करते थे कि अपने जुनून को तोड़ दे। जी। लेकिन कुछ कर गुजरने की राह जहाँ होती है और आदमी जब ठान लेता है, तो वही बात है कि ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। बिल्कुल। आप बस ठाने रहिए और अपने इरादों पे डटे रहिए। मैं युवाओं से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप कोई जॉब करने आते हैं तो आदमी बोलता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं। जैसे मेरे कुछ मित्र आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं मैं कुछ करना चाहता हूं, तो मैं बोलना चाहता हूं क्या करना चाहते हूं, तो वो कहते हैं भैया कुछ भी। तो मुझे लगता है कि कुछ भी में बहुत कुछ आता है। कुछ भी में हमारा चौकीदार भी आता है, कुछ भी में हमारा पत्रकार भी आता है, कुछ भी में कलाकार भी आता है, कुछ भी में समाज सेवक भी आता है। तो वो कुछ भी का जब क्लियर हो जाता है कि वो कुछ क्या है, किस माध्यम से, किस प्लेटफॉर्म से वो उस जगह पहुंचेगा। अभी क्या हो रहा है, हमारे जो सभी लोग हैं, मैं मानता हूं कि अभी स्टेशन के टिकट काउंटर पे पहुंचते हैं और कहते हैं भैया टिकट दे दो। तो टिकट वाला बोलता है जाना कहाँ है, वो बोलते हैं भैया पता नहीं। किस समय जाना है, पता नहीं। क्या कहाँ पहुंचोगे, पता नहीं। तो मेरा कहने का इसका मतलब ये है, अर्थात कि जब पटरी आप अपने ट्रेन और अपने जब सवारी करते हैं जी, तो उस सवारी में पहले क्लियर होना चाहिए कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, 10 बजे की ट्रेन है, उस पर सवार होकर मैं इतने बजे यहाँ पहुंचूंगा। दिल्ली में आपको कहाँ रुकना है। इसी तरह हमारा करियर माध्यम जाता है जी। स्कूली शिक्षा से आप पहले कॉलेज करते हैं, कॉलेज के बाद अपना अपना करियर चुनते हैं, उस करियर के अनुसार आप अपने आप को मोल्ड करते हैं और तब जाकर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या कुछ भी जो आप करना चाहते हैं वो बनते हैं। बिल्कुल, तो पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो आज के युवा उनको काम करना चाहिए कि ये नहीं कि चले जो मिल रहा है वो कर लें, जो भी करें पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है आपके और किस किस में दिखाई देंगे? क्योंकि आपको हमने पोरस में देखा है, मिर्जापुर में देखा है, आश्रम में तो देख ही रहे हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट और क्या क्या है और कौन सा वो ड्रीम रोल है आपका जो आप करना चाहते हैं? ड्रीम रोल जी, ड्रीम रोल तो ऐसा होता है कि वो ड्रीम में ही दिखता है। उसको हकीकत में लाने के लिए बहुत प्रयास लगेंगे। बिल्कुल, तो वही हम जानना चाहते हैं कि वो देखिए मेरा ड्रीम रोल मैं बताना चाहूंगा, लेकिन अब मुझे नहीं पता इस जन्म में वो मुमकिन है कि नहीं। मैं चाहता हूं ऐसे निर्देशक मुझे मिल जाएं किस्मत से या कहीं से, कि मैं अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद जी का रोल करना चाहता हूँ। क्या बात है। क्योंकि उनसे इतनी प्रेरणा मिलती है। आज उनके विचार मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं आज के युवाओं में खो गए हैं। और जो इतना बड़ा नाम है जो हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है, इतने लोग उनके बारे में सुनते हैं, लेकिन आज की जनरेशन उनको कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं याद रखे। केवल उनकी वाणी, उनके शब्द याद ना करके उन्हें एक बार पर्दे पे उतार के देखे, तो वो ऐतिहासिक रोल जो है वो मैं करना चाहूंगा जी। एक भगत सिंह का रोल भी था जो मैं करना चाहता था। लेकिन मैं रोल मॉडल मानता हूं एक अजय देवगन जी को जी। उन्होंने जिस तरीके से पर्दे पे द लेजेंड ऑफ भगत सिंह करी है जी, वो मुझे नहीं लगता मैं वैसी कलाकारी कर पाऊंगा। नहीं, आप बहुत अच्छे कलाकार है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, वो ये आपका बड़प्पन है कि आप उनसे कंपेयर अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आज अगर हम अजय देवगन से ही बात करें तो जो अपने सीनियर वो एक्टर होंगे उनके बारे में भी वो यही कहेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक बड़प्पन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जाते जाते हम चाहेंगे कि जो युवा, आपने बहुत सारी कुछ बातें कही और आप उनको जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, वो युवा जो इस एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और वो युवा जो इस सामाजिक तौर पर ऐसे सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, आप दोनों फील्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को?
युवाओं को मैं बस चंद पंक्तियां बोलना चाहता हूं। अगर वो इसको समझ लें हम्म। और अपने दिल में उतार लें जी। तो कहीं ना कहीं वो समझ जाएंगे कि उनको कहाँ जाना है और क्या करना है। तो कुछ ऐसी पंक्तियां हैं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, बहुत समय को खूब, भी तलाश है। बहुत बढ़िया। जला के भस्म कर उसे, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। क्या बात है। तो मैं दर्शकों से यहाँ पर एक चीज़ जरूर जोड़ना चाहूँगा, सिर्फ हमारे साथ अभिनेता नहीं बैठे हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं और बहुत अच्छे दार्शनिक भी हैं, जो कि आपकी बातें ऐसा लगता है बस सुनते रहिए। इतना अच्छा आप बातें करते हैं, क्योंकि खासकर आपकी उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, वो इतनी खूबसूरत बातें नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद। तो इसलिए मैंने कहा ना कि सिर्फ एक्टर हमारे साथ नहीं बैठे हैं, एक दार्शनिक भी बैठे हैं हमारे साथ और बहुत अच्छे कवि भी बैठे हैं। आकाश जी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भागीरथ जी, थैंक यू स्वदेश न्यूज़। मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम में स्वदेश न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब करें। ये बहुत अच्छा चैनल है। भागीरथ जी ने आज हमारा इंटरव्यू लिया है, उसके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। और हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपका प्यार मुझे मिला है। मैं चाहता हूँ कि MX प्लेयर आपको फ्री सब्सक्रिप्शन देता है आश्रम 3 देखने का, तो एक बदनाम आश्रम आज ही देखिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी है और मैं चाहूँगा कि आप मेरे अभिनय को देखें और फिर मुझे इसके बारे में बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच आकाश जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातें सितारों के में आज हम रूबरू हुए अभिनेता आकाश सिंह राजपूत से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।